नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली जीएस में। और आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। देखिए, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस टॉपिक को। और बीच बीच में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, और आशा करेंगे आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर सही से दें। इस पूरे टॉपिक को मैं एक कहानी के रूप में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और इस टॉपिक के हम कई पार्ट्स बनाएंगे, ना केवल एक वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में नहीं आ सकता है, तो इसके लिए हम कई सारे पार्ट्स बनाएंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो विभाजन हुआ वहाँ तक हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जा सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसके मुख्य संस्थापक ए.ओ. ह्यूम और कुछ भारतीय प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगले अधिवेशन की बात करें तो यह कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इसका तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में हुआ, जो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसी प्रकार इसका चौथा अधिवेशन इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ, जो एक अंग्रेज व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से इसके प्रमुख जो शुरुआती 4 अधिवेशन है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इन्हें हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। तो इसी वीडियो में हम जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं भारत में स्थापित हुई, जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहली राजनीतिक संस्था आती है 1838 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। यह भारत की पहली जागरूक राजनीतिक संस्था थी, किंतु इसका कोई भी सरोकार या कोई भी ताल्लुक आम जनमानस या जनता से नहीं था। ये केवल जमींदारों के हितों के लिए बनी एक राजनीतिक संस्था थी। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। इसकी स्थापना 1883 में हुई थी, और इसी तिथि में या इसी सन में इस संस्था द्वारा एक अधिवेशन किया जाता था, अखिल भारतीय अधिवेशन किया जाता था, जिसको बोलते थे सोशल कॉन्फ्रेंस। और इसका पहला सोशल कॉन्फ्रेंस 1883 में हुआ। इसका दूसरा जो सोशल कॉन्फ्रेंस वो हुआ 1885 में, और उसमें उपस्थित हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और उसी वजह से वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। अगर बात करें बम्बई की, तो बम्बई में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की गई, और ये स्थापना की गई थी बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता द्वारा। इसी प्रकार से मद्रास महाजन सभा, ये मद्रास में स्थापित एक राजनीतिक संस्था थी, जिसकी स्थापना एम.वी. राघवाचारी, पी. आनंद चार्लू और वी. सुब्रमण्यम स्वामी अय्यर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले स्थापित हुई, और इन सभी संस्थाओं को स्थापित करने का श्रेय भारत के उस बुद्धिजीवी वर्ग को जाता है, जो उस टाइम पे उच्च शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की, और कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम और पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण तो किया, लेकिन फिर भी भारतीयों के लिए काम करने की जिज्ञासा उनके अंदर बनी रही। देखिए, अंग्रेजों की जो नीति थी शिक्षा के संबंध में, भारतीयों को शिक्षा देने के संबंध में, वो ये थी कि हमें लिपिक का काम करने के लिए या क्लर्क की जॉब करने के लिए कुछ व्यक्ति मिल जाएंगे, जिन्हें हमें पगार ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी अगर तुलना करें यूरोपीय व्यक्तियों से। क्योंकि अगर यूरोप से कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो उसे हमें ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी,
और उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल भी हमें अच्छे से रखना होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच यही थी कि भारत में जिसे भी हम शिक्षा दें वो कल को हमारा लिपिक बन के रह जाए, किंतु वो ये भूल गए कि जिस लोहे से वो उनको परिष्कृत कर रहे थे, बना रहे थे, एक दिन वही लोहा उन पर प्रहार करेगा। और ये हमें देखने के लिए मिलता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो वो बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़ लिख लिया, उसी ने इन सभी राजनीतिक संस्थाओं का नेतृत्व किया और समय समय पर विभिन्न मांगों को रखा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में होकर के उभरी और उसने जगह जगह अपने अधिवेशन किए और धीरे धीरे उसकी जो सदस्य संख्या है वो भी बढ़ती गई। शुरुआती वर्षों की अगर हम बात करें तो शुरुआती वर्षों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व है वो किया गया उदारवादी लोगों द्वारा, या जिन्हें हम नरम दल के नाम से जानते हैं। अब नरम दल वाले ये लोग कौन थे? देखिए, भारतीयों में से ही एक समूह नरम दल वाले लोगों का रहा। ये क्या करते थे, जो भी इनकी मांगें होती थी, ये अंग्रेज़ों के समक्ष उन मांगों को प्रार्थना पत्र के रूप में या अपने लोगों द्वारा निर्मित एक शिष्टमंडल वहाँ पर भेज करके उन मांगों को मनवाने का प्रयास करते थे। इनकी जो नीतियाँ थी वो विनती पर आधारित थी और ये कभी इनके दिमाग में ये नहीं था पूरी तरीके से कि हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर करना है। वो चाहते थे अंग्रेज़ों का शासन कुछ सीमा तक हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमें फिर भी इनसे जो मांग रखनी है वो कुछ ज़्यादा राजनीतिक या हमारे आर्थिक हित जिनसे बढ़ सकें, ऐसे अधिकारों की मांग इनके समक्ष हमें रखनी है। ये केवल उनके दिमाग में ये सब बातें चलती थी। तो ये लोग कहलाए नरम दल वाले, जिनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे नाम प्रमुख हैं। अब इनकी प्रतिक्रिया के रूप में जो इनकी नीतियों को भिक्षावृत्ति कहते थे वो लोग कहलाए अतिवादी या उग्रवादी या गरम दल वाले। और इनमें लाल, पाल, बाल ये त्रिगुट सबसे प्रमुख है। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पॉल। तो ये त्रिगुट इनकी नीतियां थी कि हमें अंग्रेजों के समक्ष भीख नहीं मांगनी है, विनती नहीं करनी है, हमें विरोध प्रदर्शन करने हैं उनके सामने, संघर्ष करना है, जब जा करके हमें स्वराज मिलेगा, स्वशासन मिलेगा। तो इनकी ये नीतियां थी। और आगे चलकर इन्हीं नीतियों के कारण सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ, उस अधिवेशन में ये समूह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत आकर के आमने सामने खड़े हो गए और इसी का नतीजा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये विभाजन हुआ क्यों? इस विभाजन का जो मुख्य कारण था वो था स्वदेशी आंदोलन के प्रसार की नीति। नरम दल या उदारवादियों का मानना था कि स्वदेशी आंदोलन को हम बंगाल तक सीमित रखते हैं, जबकि गरम दलों का कहना था या जो अतिवादी लोग थे उनका कहना था कि इसको हमें बंगाल से बाहर के क्षेत्रों में भी फैलाना चाहिए। अब ये स्वदेशी आंदोलन था क्या? देखिए, 1905 में अंग्रेज़ों द्वारा जब देखा गया कि बंगाल में जो राष्ट्रवादी भावनाएं वो ज़्यादा पनप रही हैं और वहाँ के स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रकट करने में, और ये सब जब उन्हें दिखाई दिया तो उनके दिमाग में सीधा सा ये गया कि क्या वो चीज़ है जिससे हम इस राष्ट्रवादी भावना को कुचल सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए जो युक्ति अपनाई वो थी बंगाल के विभाजन की। उन्होंने बंगाल को दो रूपों में या दो टुकड़ों में ऐसे विभाजित कर दिया जिसमें एक तरफ तो हिंदू बहुसंख्यक थे, मुस्लिम अल्पसंख्यक, दूसरी तरफ हिंदू अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम बहुसंख्यक। तो इससे हुआ क्या, जहाँ पर जिस भी समुदाय के व्यक्ति अल्पसंख्यक थे अगर वहाँ पर उन्हें सताया जाता था तो दूसरी तरफ जहाँ पर वो बहुसंख्यक थे तो वो दूसरे समुदाय के अल्पसंख्यक लोगों को वहाँ पर परेशान करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में जो तनाव है, जो एक पहले अच्छा रिश्ता था, वो बिगड़ने लगा।
और यही उनकी मंशा थी। तो इसी के लिए उन्होंने 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी और उसी के विरोध में जुलाई 1905 में घोषणा की गई। अगस्त 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। लेकिन स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। तो स्वदेशी आंदोलन में था क्या? स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये था कि जो हमारे यहाँ की स्वदेशी वस्तुएं हैं, स्वदेशी वस्त्र हैं, हमें उन्हें ग्रहण करना है। और बहिष्कार आंदोलन का मतलब ये था कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी संस्थान हैं, विदेशी जो भी निकाय हैं, हमें उनका बहिष्कार करना है। और इन सब के पीछे नीति ये थी कि इन सब से अंग्रेज़ों पर एक दबाव बनेगा और वो इस बंगाल विभाजन को रोक देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। हाँ, यही बात और है कि 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो राजधानी है उसकी भी स्थानांतरण की घोषणा 1911 में कर दी गई। वो बात दूसरी है। तो इस प्रकार से हमने अपनी इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बंगाल विभाजन किया गया, क्यों किया गया, अतिवादी या जो गरम दल वाले लोग थे वो कौन थे, उनकी क्या नीतियां थी, नरम दल उदारवादियों की क्या नीतियां थी, ये सारी बातें हमने इसमें की। और अब इस वीडियो में मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और इन सभी के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मेरा पहला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेरा दूसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसके द्वारा भाग नहीं लिया गया? मेरा तीसरा प्रश्न है भारत की पहली राजनीतिक संस्था, आधुनिक भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? मेरा चौथा प्रश्न है बंगाल विभाजन को अंग्रेजों द्वारा कब लागू किया गया? मेरा पांचवा प्रश्न है बंगाल विभाजन को अंग्रेजों द्वारा कब रद्द किया गया? मेरा अगला प्रश्न है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका विभाजन कब हुआ? मेरा अगला प्रश्न है लाल बाल पाल में कौन तीन लोग सम्मिलित थे? लाल पाल बाल के त्रिगुट में कौन तीन व्यक्ति सम्मिलित थे? मेरा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? मेरा अगला प्रश्न है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताने हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बने। तो ये प्रश्न है, इनसे अलग भी बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में हैं। अगर आपने ये सही से देखी हो तो जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजें, जिससे मुझे ये पता लग पाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ उसमें से समझ आ भी रहा है या सब ऐसे ही चल रहा है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें